इलॉन, गाड़ी निकालो, मुझे रॉकेट के क्रैश साइट पर जाना है। मैनेजर, बट इलॉन हम क्रैश साइट पर नहीं जा सकते, अभी भी हमारा रॉकेट वहां पर क्रैश हुआ है। इलॉन, कोई बात नहीं, हम फिर भी वहां जाएंगे। मैनेजर, इलॉन वहां कभी भी बचे हुए फ्यूल की वजह से एक बड़ा धमाका हो सकता है, ये बहुत ही रिस्की है इलॉन। तो क्या हुआ, अगर धमाका होता भी है तो होने दो, जलते हुए रॉकेट पार्ट्स को देखने का मौका मिलेगा, ये मौका बार बार नहीं मिलता। इलॉन की टीम अंदर से बहुत डरी हुई थी, फिर भी एंड में उनको इलॉन के साथ साइट पर जाना पड़ा। 2014 में इलॉन स्पेसएक्स की टीम के साथ मिलकर एक रॉकेट पर काम कर रहे थे जिसका नाम था फैल्कन 9 ग्रासहॉपर, जो कि एक रियूजेबल रॉकेट था, जिसका मतलब है कि ये रॉकेट 3000 फीट ऊपर जाकर वापस ऑटोमेटिकली जमीन पर लैंड कर सकता था। अगस्त 2014 में इलॉन ने टेक्सास के रेगिस्तान में ग्रासहॉपर का टेस्ट रखा। स्पेसएक्स के बोर्ड मेंबर्स को भी ये टेस्ट देखने के लिए बुलाया गया, बट लॉन्च के कुछ ही देर के बाद रॉकेट इंजन में कुछ खराबी आ गई और ग्रासहॉपर रॉकेट हवा में फटके क्रैश हो गया। इलॉन को हमेशा से रिस्क लेने की आदत थी और अपने साइट मैनेजर के मना करने के बाद भी वो ना सिर्फ क्रैश साइट पर गए बल्कि निशानी के तौर पर वहां से रॉकेट का कुछ हिस्सा भी लेके आए। दूसरी तरफ थे जेफ बेजोस और उनकी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन, जिन्होंने ग्रासहॉपर के फेल होने के कुछ ही महीनों के बाद एक रीयूजेबल रॉकेट बना लिया जो सिर्फ 11 मिनट के अंदर ना सिर्फ स्पेस में जाकर वापस आ सकता था बल्कि जीपीएस की मदद से अपने टारगेट पर एग्जैक्टली लैंड कर सकता था। इलॉन पर अब काफी ज्यादा प्रेशर था। स्पेसएक्स इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा था और उनका एक फैल्कन रॉकेट जो कि स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट का सामान पहुंचाने जा रहा था, वो लॉन्च के 2 मिनट बाद ही फेल हो चुका था। इलॉन को ना सिर्फ एक फुली रीयूजेबल रॉकेट बनाना था जो कि ना सिर्फ स्पेस में जाकर वापस अर्थ पर लैंड कर सके, बल्कि इसे उन्हें इतना पावरफुल बनाना था कि ये रॉकेट भारी से भारी सामान और सैटेलाइट्स भी कैरी कर सके। इसके लिए इलॉन ने फैल्कन 9 ग्रासहॉपर को पूरे तरीके से रीडिजाइन किया और ब्लू ओरिजिन के रॉकेट लॉन्च के ठीक 4 हफ्ते बाद यानी 21 दिसंबर 2015 को इन्होंने नए फैल्कन 9 लॉन्च की डेडलाइन रख दी। इलॉन ने अपने कलीग मार्क को बुलाया और उनसे कहा, रॉकेट फ्यूल को और ज्यादा ठंडा करो। मार्क, बट इलॉन, हम फ्यूल को ऑलरेडी -350 डिग्रीज तक फ्रीज कर चुके हैं, इससे ज्यादा फ्रीज करना इम्पॉसिबल है। इलॉन, नहीं, ये पॉसिबल है। मार्क, बट इलॉन, इससे रॉकेट में लीक हो सकता है, हमारा रॉकेट क्रैश हो सकता है। इलॉन, मैं जानता हूँ ये मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं पता, जैसे भी हो फ्यूल टेम्परेचर को और ज्यादा कम करो। इलॉन फ्यूल को इसलिए ठंडा करवा रहे थे ताकि फ्यूल ठंडा होके कंप्रेस हो जाए, जिससे होना यह था कि उतने ही फ्यूल टैंक में ज्यादा फ्यूल आ सकता था और रॉकेट ज्यादा भारी चीजों को ऊपर तक ले जा सकता था। फाइनली लॉन्च का दिन आ चुका था, काउंटडाउन शुरू हो चुका था। मार्क पहले से भी ज्यादा नर्वस थे। तभी उन्हें अपनी वीडियो स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसकी वजह से वो डर के खड़े हो गए। मार्क दौड़कर सीधे इलॉन के पास जाते हैं। मार्क, इलॉन, हमारे रॉकेट से कुछ लीक हो रहा है, शायद जो ऑक्सीजन हमने फ्रीज किया था ये वही है। इलॉन, हमारे पास टाइम नहीं है, रॉकेट फेल हो सकता है, जल्दी बोलो, करना क्या है। इलॉन ने कुछ सेकंड्स का पॉज लिया और फिर मार्क से पूछा, ऑक्सीजन लीक से रॉकेट को कितना रिस्क है। मार्क, थोड़ा ही रिस्क है, लेकिन रिस्क तो है इलॉन। मार्क को लग रहा था कि इलॉन डिसीजन लेने में टाइम लेंगे, बट उन्होंने सिर्फ अपने कंधे हिलाए और बिना किसी झिझक के कहा, तब भाड़ में गया रिस्क, होने दो रॉकेट को लॉन्च। फैल्कन 9 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका था और स्पेस में जाकर अब वापस लैंड करने वाला था। लैंडिंग के टाइम इलॉन से रहा नहीं गया और वो कंट्रोल रूम से बाहर निकल के रोड पर आकर लैंडिंग देखने लग गए। तभी लैंडिंग के एंड वक्त पर जोर से बूम की आवाज आई। इलॉन को लगा उनका रॉकेट क्रैश हो चुका है। इलॉन का दिल टूट गया और वो वापस मुड़ के कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगे और तभी कंट्रोल रूम से उन्हें जोर जोर से चिल्लाने और सेलिब्रेट करने की आवाज आई। इंजीनियर्स कंट्रोल रूम से भाग के बाहर आए और इलॉन से कहा, इलॉन, वो देखो, पीछे देखो, फैल्कन लैंड कर गया है। बूम की आवाज रॉकेट के क्रैश होने की नहीं थी बल्कि इसके लैंड होने की थी। और जब इलॉन ने पीछे मुड़ के देखा तो फैल्कन 9 एग्जैक्टली अपनी लैंडिंग साइट पर खड़ा था। इसके बाद इलॉन, मार्क और पूरी टीम ने पूरी रात सेलिब्रेट किया। लैंडिंग के सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले इलॉन ने बिना डरे इतना बड़ा रिस्क ले लिया था और मार्क को इलॉन का यह रिस्क लेने वाला तरीका इतना अमेजिंग लगा कि इस लॉन्च के कई सालों के बाद तक उन्होंने इलॉन के उस वीडियो को ऑन रिपीट देखा जिसमें वो लॉन्च से ठीक पहले डिसीजन लेते हैं रॉकेट को लॉन्च करने का। और ये पहली बार ही नहीं था कि इलॉन ने कोई बड़ा रिस्क लिया था। इनफैक्ट ये रिस्क लेने की हैबिट उनके खून में थी जो कि उन्हें अपने नाना से मिली थी।
इलॉन के नाना जोशुआ शुरू से ही एक रिस्क टेकर थे। उन्हें रिस्क लेने का और दुनिया को एक्सप्लोर करने का इतना शौक था कि वो बिना टिकट लेके ट्रेन में जाकर चुपचाप बैठ जाते थे ताकि उन्हें दुनिया घूमने का मौका मिले। इसी तरीके से 1950 में वो अपनी कार में एक ट्रिप के लिए निकले। तभी उन्हें एक खेत में एक एरोप्लेन दिखाई दिया जिस पर फॉर सेल का साइन लगा हुआ था। इलॉन के नाना को ये प्लेन खरीदना था, लेकिन उनके पास प्लेन को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें प्लेन ही चलाना नहीं आता था। अब आप इमेजिन करो कि अगर आपको प्लेन खरीदना है और आपको ना ही प्लेन उड़ाना आता है और ना ही आपके पास प्लेन खरीदने के पैसे हैं, तो हमें से ज्यादातर लोग इस फॉर सेल के साइन को देखकर वहां से निकल लेंगे। बट इलॉन के नाना ने ऐसा नहीं किया। इलॉन के नाना ने उस प्लेन के मालिक को कहा, देखो मेरे पास पैसे तो नहीं है, बट तुम चाहो तो इस प्लेन के बदले मेरी इस कार को रख सकते हो और बाकी जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो मैं तुम्हें किश्तों में दे दूंगा। पहले तो प्लेन के मालिक ने मना कर दिया, लेकिन उसके नाना भी जिद्दी थे। उन्होंने किसी तरीके से प्लेन के मालिक को कन्विंस कर दिया और उससे प्लेन ले लिया। बट एक प्रॉब्लम तो अभी भी थी कि उन्हें प्लेन उड़ाने तो आता ही नहीं था और उन्हें ये प्लेन तो अपने घर तक लेके जाना था। इसके लिए उन्होंने एक इंसान को ढूंढा जिसे प्लेन चलाना आता था। उनसे प्लेन उड़ाना सीखा और इलॉन की नानी के साथ उन्होंने पूरी दुनिया घूमना स्टार्ट कर दिया। 1950 में ही अचानक से इलॉन के नाना ने डिसाइड किया कि वो कनाडा से साउथ अफ्रीका शिफ्ट करेंगे। उन्होंने फ्यूचर का कुछ भी नहीं सोचा, सीधा अपने प्लेन को एक बड़े से बॉक्स में पैक किया, शिप में डाला और इसमें बैठकर वो अपनी फैमिली के साथ साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गए। वहां जाके इन्होंने अपना प्लेन निकाला और इसे उड़ाकर सीधे जोहान्सबर्ग के लिए निकल गए। बट कुछ ही देर बाद रास्ते में उन्हें प्रिटोरिया नाम की एक जगह दिखी जहां कई सारे खूबसूरत लेवेंडर के फूल दिखे। इलॉन के नाना ने अपनी वाइफ को कहा, हम यहीं पर रहेंगे। बिना कुछ सोचे समझे इलॉन के नाना ने डिसाइड कर लिया था कि वो जोहान्सबर्ग में नहीं बल्कि प्रिटोरिया में रहेंगे। बाद में इलॉन का जन्म भी इसी प्रिटोरिया के टाउन में हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, इलॉन के नाना ने अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत ही लंबे लंबे ट्रिप किए। इनफैक्ट वो पहले इंसान थे जिन्होंने एक सिंगल इंजन प्लेन में बैठकर अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक की उड़ान भरी। इतने लंबे डिस्टेंस को कवर करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा तेल की जरूरत थी और इसलिए इलॉन के नाना ने प्लेन के अंदर के पीछे की सीट को हटा दिया और उसकी जगह उन्होंने फ्यूल टैंक इंस्टॉल करवा दिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसमें तेल भर पाए। इलॉन के नाना अपनी फैमिली के साथ बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप्स पर गए। एक लॉस्ट सिटी को ढूंढने के चक्कर में अफ्रीका के डेजर्ट में उन्होंने कई महीने अकेले बिताए। ये इतना रिस्की था कि वहां उन्हें गन लेकर सोना पड़ता था ताकि वहां रहने वाले शेर उन पर अटैक ना कर दें। जब इलॉन सिर्फ 3 साल के थे तभी उनके नाना की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। एक्चुअली हुआ ये था कि वो किसी को प्लेन उड़ाना सिखा रहे थे और प्लेन बिजली की तारों से जाकर टकरा गया। बट अपने नाना की ये रिस्क लेने वाली एबिलिटी इलॉन के अंदर समाई हुई थी। इलॉन के 42nd बर्थडे के लिए उनकी वाइफ ने जापानीज थीम वाली एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी जिसमें काफी सारे जापानीज लोग वहां पे बुलाए हुए थे। तभी इलॉन को वहां एक नाइफ थ्रोअर दिखा जो कि अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चाकू से एक बोर्ड पर निशाना लगा रहा था। इलॉन निशाने वाले बोर्ड के सामने गए और अपने कंधों और पैर के बीच में काफी सारे बलून रख दिए। इलॉन ने नाइफ थ्रोअर को बुला के कहा, चलो अपनी आंखों पर पट्टी बांधो और चाकू से इन बलून्स पर निशाना लगाओ। सब इलॉन को देख रहे थे। इलॉन ये बहुत डेंजरस है, तुम्हें चोट लग सकती है। पर इलॉन को डर नहीं लगा। उन्होंने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम निशाना लगाओ। थोड़ी देर के बाद पार्टी में सुमो रेसलर्स का एक ग्रुप को बुलाया गया जो कि गेस्ट को सुमो रेसलिंग करके दिखा रहा था। तभी इलॉन ने एक सुमो चैंपियन को रेसलिंग के लिए चैलेंज कर दिया। सुमो चैंपियन का वेट 160 किलो था और इलॉन के पास जीतने का कोई चांस नहीं था। फिर भी इलॉन ने उसको कहा, चलो फाइट करते हैं। सुमो चैंपियन इलॉन को हल्के में ले रहा था और इलॉन ने सोचा, मैं अपनी पूरी ताकत लगा के इसे नीचे जमीन पर पटक दूंगा। एंड में एक बार इलॉन ने इस 160 किलो के पहलवान को जमीन पर पटक तो दिया, बट ये करते हुए उन्होंने अपनी गर्दन की डिस्क तुड़वा ली और इसे रिपेयर करने के लिए उन्हें 3 बार सर्जरी करवानी पड़ी। बट इसके बाद भी इलॉन की रिस्क लेने की आदत कम नहीं हुई। इलॉन, मॉम डैड, हम सबको यूएसए शिफ्ट करना चाहिए, वहां बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। इलॉन साउथ अफ्रीका से अमेरिका शिफ्ट होना चाहते थे, बट इलॉन के पेरेंट्स को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इलॉन, ओके अगर कोई नहीं जा रहा तो मैं अकेले ही अमेरिका चले जाऊंगा। इलॉन के नाना का जन्म यूएसए में हुआ था और गवर्नमेंट को ये रीजन देके 1989 में इलॉन ने यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। बट इलॉन की माँ का जन्म कनाडा में हुआ था और इस रीजन से
इलॉन को यूएस ने सिटीजनशिप देने से मना कर दिया। इलॉन ने सोचा, मुझे पहले कनाडा की ही सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। मेरी माँ का जन्म यही हुआ है और यहाँ की सिटीजनशिप मिलना बहुत आसान है। इलॉन के फादर कनाडा जाने के लिए रेडी नहीं थे, तो इलॉन ने अपनी माँ, भाई और बहन सबके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स निकाले, उनके फॉर्म्स को भरा, अकेले ऑफिस गए और कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया। इलॉन के डैड ने उनसे कहा, तुम्हें कुछ ही महीनों में वापस आना पड़ेगा, तुम वहां जाकर कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। बट इलॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अकेले ही ऑलमोस्ट खाली हाथ मॉन्ट्रियल कनाडा पहुंच गए। पैसे के नाम पर उनके पास सिर्फ $4000 थे, जो उनके पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से अरेंज किए थे। यहाँ तक कि इलॉन को ये तक नहीं पता था कि वो कनाडा में रहेंगे कहाँ पर। अपने साथ वो अपनी माँ के रिश्तेदारों की लिस्ट लेके गए थे, जिसमें से ज्यादातर लोगों को तो उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। एक हफ्ते के बाद इलॉन को पता चला कि उनका मार्क नाम का एक कजन मॉन्ट्रियल से 3000 किलोमीटर दूर एक टाउन में रहता है। इलॉन ने डिसाइड किया कि वो मार्क के पास ही जाके रहेंगे। कार या फ्लाइट में ट्रेवल करने के लिए इलॉन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए इलॉन ने एक बस पास बना लिया, जिससे वो 6 महीने तक कनाडा में कहीं भी बस में घूम सकते थे। अपने कजन के घर तक जाने वाली बस उन्हें मिल गई थी, जिसमें इलॉन ने अपना सूटकेस डाला और वो इस बस में बैठ गए। बट रास्ते में इलॉन के साथ एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई। इलॉन को बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए वो रास्ते में एक बस स्टॉप पर उतरे और अपने लिए लंच ढूंढने लग गए। बट तभी बस के निकलने का टाइम हो गया और इलॉन तेजी से भागे और किसी तरीके से अपने बस में वापस आ गए। तभी अचानक से बस ड्राइवर ने उनसे कहा, अरे तुम यहाँ पर हो, मुझे लगा कि तुम अपने बस स्टॉप पर उतर गए होंगे और इसलिए मैंने ये सोचकर तुम्हारा सारा सामान वहीं बस स्टॉप पर रखवा दिया। उस सूटकेस में इलॉन के सारे पैसे और कपड़े थे, जो कि पीछे छूट गया था और अब इलॉन के पास पैसे के नाम पर सिर्फ कुछ चुनियां ही बची थी, जिसकी मदद से वो किसी तरह अपने कजन के यहाँ पहुंचे। बट इलॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, रिस्क लेना तो उन्हें पहले से ही पसंद था। इलॉन अपने कजन के घर 6 हफ्तों तक रुके, जिसके बाद इलॉन ने फिर से अपना बस पास बनवाया, वापस एक बस में बैठे और हजारों किलोमीटर दूर ट्रैवल करके वो अपने मामा के पास वैंकूवर चले गए, जिनके यहाँ कई दिनों तक इलॉन ने एक लकड़ी के मिल में काम किया। इलॉन तब सिर्फ 18 साल के थे और इतनी कम एज में वो ना सिर्फ अकेले कनाडा आए, बल्कि एक अनजान देश में बिना किसी जान पहचान के उन्होंने हजारों किलोमीटर ट्रैवल किया, अपनी पहचान बनाई और फाइनली जब उनकी माँ और भाई बहन कनाडा पहुंचे, तब जाकर इलॉन कनाडा में सेटल हुए और अपनी पढ़ाई उन्होंने पूरी करी। इनफैक्ट एक बार बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ ये था कि जो इलॉन मस्क का बेटा है एक्स, वो आग के साथ खेल रहा था और जो बाकी सारे लोग थे, इवन ऑथर थे, वो बोलते यार इसको कोई पकड़ लो, इस बच्चे को कुछ हो ना जाए। लेकिन इलॉन मस्क थे, वो चुपचाप से उसको देख रहे थे। उन्होंने कहा, पता है एक बार जब मैं भी छोटा था ना, तो मैं आग के साथ खेल रहा था और मेरे डैड ने मुझे रोक लिया था और इसके बाद घर में जितनी भी माचिसें पड़ी थी वो मैं सारी उठा के पेड़ के पीछे ले गया और एक एक करके उनको जलाने लग गया। इनफैक्ट मैं कभी भी अपने बेटे को रिस्क लेने से नहीं रोकता और जो ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो 1% ऑफ द 1% लोगों में है। हम सबके पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं हमें बचपन से बोला है कि डोंट टेक रिस्क, रिस्क को जीरो कर दो। और ये जो सारी सरकारी जॉब है, ये लोग अप्रिशिएट करते क्यों हैं? वो इसलिए करते हैं कि रिस्क जो है उसको ऑलमोस्ट जीरो कर दो। लेकिन रियलिटी ये है कि स्टेबल होने के लिए तो हाँ रिस्क मत लो, सक्सेसफुल होने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। और सबसे दुखद बात पता है क्या है कि कई डिसीजन ऐसे हैं जिनको हम ले लें, वो गलत हो भी जाए तो भी हमारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे डिसीजन को लेने में भी हम एनालिसिस पैरालिसिस करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और तभी हम कहीं पहुंच नहीं पाते। इवन बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि इंटेलेक्चुअली मैं उस कॉन्सेप्ट को समझता भी हूँ, लेकिन साइकोलॉजिकली मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो आई होप ये जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं हल्की सी आपकी पर्सनैलिटी में ब्रश होगी, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो डाउनलोड होंगे और हम थोड़े से ज़्यादा रिस्क लेना स्टार्ट कर देंगे। इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं वो इलॉन मस्क की बुक है बाय वॉल्टर आइजैक्सन, उसमें से बताई है। तो इसकी अगर आप बुक समरी सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया है। ये आप गीगल एप्लीकेशन में जाके सुन सकते हैं, जहाँ पर 200 से ज़्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है और हर हफ्ते हम एक बुक समरीज में ऐड करते रहते हैं। तो इस ऐप को एक बार डाउनलोड करके हमारी मेहनत ज़रूर देखिएगा। जय हिंद।